हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ DSSB यानी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, इसके एक खास सेगमेंट पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम इसके पूरे सिलेबस में जो सामाजिक विज्ञान सिलेबस मेंशन है, उसमें जो ज्योग्राफी विषय है यानी जो भूगोल सेगमेंट है, भूगोल विषय की एक खास सीरीज पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है, ध्यान रखिएगा, क्या, कंसेप्ट टॉक। यानी इस सिलेबस में भूगोल के टॉपिक्स जो मेंशन है, इन टॉपिक से रिलेटेड वे कौन से इंपॉर्टेंट खास टॉपिक हो सकते हैं जो आपके परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके द्वारा उन तथ्यों को समझना जरूरी है, उन टॉपिक्स को समझना जरूरी है, ताकि आप प्रश्नों को आसानी से डील कर पाए, आसानी से हल कर पाए। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि आज हम किस खास टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने चर्चा किया था ब्रह्मांड के बारे में, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, फिर हमने समझा आकाशगंगा को। आकाशगंगा को समझने के क्रम में हमने देखा था निहारिकाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे इसी का अगला क्रम होगा। निहारिकाओं से ठीक अगला क्रम वह है तारों की उत्पत्ति, तारों का जन्म तथा विकास। ठीक है, तो हम किस टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे? तारों की उत्पत्ति, तारों का जन्म तथा विकास। हम समझेंगे कि तारों का जन्म कैसे होता है, आगे फिर तारे कैसे आगे विकास करते हैं, उनका डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वह तारों के जन्म के लिए है कि जब हमने देखा कि एक गोलक, एक बिंदु जिसका द्रव्यमान क्या था, बहुत कम था, बहुत थोड़ी सा था, जिसका तापमान और घनत्व अनंत था, उसमें जब विस्फोट होता है, भीषण विस्फोट के बाद उससे जो पदार्थ वितरित होते हैं पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। उस वितरित पदार्थ में जो ऊर्जा है, जो आसपास क्षेत्र में, वहां हाइड्रोजन के बादलों का निर्माण होता है। हाइड्रोजन के बादलों का जो संचयन होता है, उस संचयन के बाद जिन निहारिकाओं का जन्म होता है, उन निहारिकाओं में जो जिस पूरे तंत्र में वे निहारिकाएं स्थित है, उन्हें हम आकाशगंगा कहते हैं। उन्हीं निहारिकाओं के आसपास जो धूल के कण मौजूद हैं, जो बादल मौजूद हैं हाइड्रोजन से निर्मित, उन पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पड़ता है। और इन्हीं धूल के कण, इन्हीं हाइड्रोजन से निर्मित बादलों की वजह से ही तो तारों का निर्माण होता है। कैसे होता है इसके बारे में आज हम आगे जानेंगे। ठीक, जब हम तारों के निर्माण की बात करते हैं कि आखिर तारों का निर्माण, तारों का जन्म कैसे हुआ, तो जिस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जब हम बात कर रहे थे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति में हमने किसके बारे में बात की थी? धूल का कण, कि ब्रह्मांड में जो पदार्थ वितरित हुआ, पदार्थ फैला, उसमें कुछ धूल के कण भी मौजूद थे, या आप कह सकते हैं कि उसमें एक खास पदार्थ या कण मौजूद थे। ठीक, साथ में और क्या मौजूद था? यहां गैसीय बादल भी मौजूद थे, या आप कह सकते हैं धूल के कण अथवा बादल। इन बादलों में जब क्या हो रहा है? गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ रहा है। जब इसमें गुरुत्वाकर्षण कार्य कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, तो इसमें गुरुत्वाकर्षण की वजह से इन बादलों का क्या हो रहा है? संकेंद्रण हो रहा है, संकेंद्रण हो रहा है। इन बादलों का क्या हो रहा है? संकेंद्रण हो रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव की वजह से जब बादलों का संकेंद्रण होता है, संकेंद्रण होता है, तो क्या हो रहा है? हाइड्रोजन, ध्यान रखिएगा, किसी खास कण में, इन बादलों में जो हाइड्रोजन है, वह हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होती है। हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो रही है, किस में बदल रही है? हीलियम में बदल रही है। तो जब किसका, ध्यान रखिएगा, ब्रह्मांड में उपस्थित धूल के कण अथवा बादलों का गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से संकेंद्रण होता है, बहुत अधिक जब यहां गुरुत्वाकर्षण कार्य करता है, तो इनका क्या हो रहा है? संकेंद्रण हो रहा है। संकेंद्रण की वजह से, ध्यान रखिएगा, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। किसकी क्रिया होती है? नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। हमने इसे आकाशगंगा के समय भी पढ़ा था। नाभिकीय संलयन की क्रिया में हाइड्रोजन किस में परिवर्तित हो रहा है? हाइड्रोजन किस में बदल रहा है? हीलियम में बदल रहा है।
हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होने की वजह से ही, ध्यान रखिएगा, बहुत अधिक प्रकाश उत्सर्जित होता है। क्यों? क्योंकि नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है और नाभिकीय संलयन की क्रिया में ऊर्जा या ऊष्मा विमुक्त होती है। ऊष्मा या ऊर्जा, ध्यान रखें, ऊष्मा क्या होती है? विमुक्त होती है। हाइड्रोजन के हीलियम में परिवर्तित होने से नाभिकीय संलयन की क्रिया से बहुत तीव्र गति से ऊष्मा क्या होती है? विमुक्त होती है। जब किसी खास पिंड में, किसी खास क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा, ये क्या है? बादल है। किससे निर्मित है? हाइड्रोजन से निर्मित है। और हाइड्रोजन क्या? हीलियम में परिवर्तन हो रहा है छोटे से केंद्र में। यहां गुरुत्वाकर्षण भी बहुत अधिक कार्य कर रहा है। गुरुत्वाकर्षण के कार्य करने की वजह से इस पूरे क्षेत्र में जैसे ही हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्ट या बदलना देखा गया, यहां देखा गया नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही है, तो बहुत तीव्र गति से यहां ऊष्मा विमुक्त होती है, ऊष्मा निकलती है। और यही प्रकाशवान ऊष्मा से क्या हो रहा है? तारों का निर्माण हो रहा है। अब बात है यहां कि किन बादलों में गुरुत्वाकर्षण के संकेंद्रण की वजह से यह हो रहा है, यानी तारों के निर्माण के लिए जिम्मेदार बादल यहां इंपॉर्टेंट है। यानी वे कौन से बादल हैं जिनकी वजह से तारों का निर्माण होता है? तो ध्यान रखिएगा, जिन बादलों से तारों का निर्माण होता है उन्हें स्टेलर नर्सरी कहा जाता है। उन्हें स्टेलर नर्सरी कहा जाता है। स्टेलर नर्सरी बादलों के गुरुत्वाकर्षण के संकेंद्रण की वजह से नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। इनके केंद्र में नाभिकीय संलयन की क्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन का लगातार हीलियम में परिवर्तन देखने को मिलता है और हाइड्रोजन की बहुत बड़ी मात्रा किसमें परिवर्तित हो जाती है? हीलियम में परिवर्तित हो जाती है, जिस वजह से, ध्यान क्या रखना है आपको, जिस वजह से गैसीय पिंड क्या होता है? प्रकाशित होता है। अब अभी बिल्कुल शुरुआती समय में जब हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो रहा है, यानी अभी हाइड्रोजन की बहुत बड़ी मात्रा हाइड्रोजन की हीलियम में परिवर्तित नहीं हुई है, बिल्कुल शुरुआती समय की बात हम कर रहे हैं। तो जैसे ही स्टेलर नर्सरी बादलों में गुरुत्वाकर्षण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव की वजह से ये बादल क्या हुए? सिकुड़ने लगे। ये बादल सिकुड़ने लगे, संकुचन होने लगा, तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन हुआ। क्योंकि यहां पर जैसे ही ये सिकुड़ने लगे तो इनके बीच में जो अणु हैं, जो परमाणु हैं, इनके बीच में क्या होगा? टक्कर बहुत तेजी से बढ़ गया। ठीक है, लेकिन शुरुआत में टक्कर बहुत कम था, ध्यान रखिएगा। गुरुत्वाकर्षण की वजह से जब स्टेलर के जो नर्सरी बादल हैं ये सिकुड़ रहे हैं, तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन हो रहा है, तो बिल्कुल शुरुआती समय में आद्य तारे का निर्माण होता है। बिल्कुल शुरुआती समय में आद्य तारे, या ध्यान रखिएगा, प्रोटोस्टार का निर्माण होता है। बिल्कुल शुरुआती समय की बात कर रहे हैं। अभी हीलियम केवल वो जो हाइड्रोजन है वह हीलियम में परिवर्तित हो रहा है। नाभिकीय संलयन की क्रिया अभी क्या हो रही है? चल रही है। तो इस गैसीय पिंड में, ध्यान रखिएगा, इस गैसीय पिंड में क्या हुआ? ऊर्जा विमुक्त हुई और यहीं पर आद्य तारे या प्रोटोस्टार का निर्माण होता है। इस बिल्कुल शुरुआती तारे को क्या कहते हैं? प्रोटोस्टार कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहते हैं? प्रोटोस्टार। और यही प्रोटोस्टार, इसी प्रोटोस्टार के भीतर जब लगातार नाभिकीय संलयन की क्रिया जारी हो, जब इसी के भीतर ये टक्कर है, इन टक्कर की मात्रा, इनकी जो संख्या है लगातार बढ़ रही हो, टक्करों के बीच की संख्या, या ध्यान रखिएगा परमाणुओं के बीच में जो टक्कर है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से, जैसे ही गुरुत्वाकर्षण और बढ़ेगा, गुरुत्वाकर्षण की मात्रा और बढ़ेगी तो टक्करों की संख्या भी बढ़ेगी। गुरुत्वाकर्षण की मात्रा और बढ़ेगी तो टक्करों की संख्या और बढ़ेगी। जैसे ही टक्करों की संख्या और बढ़ती है तो हाइड्रोजन का हीलियम में जो परिवर्तन है वह बहुत तीव्र गति से होता है, बहुत तीव्र गति से होता है। और जैसे ही हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन लगातार चल रहा है, जारी है, बहुत तीव्र गति से हो रहा है, तो यहां पर पूरे तारे का निर्माण होता है। क्या हो रहा है? पूर्ण तारे का निर्माण होता है। पूर्ण तारा बनकर तैयार हो जाता है, जो चूंकि हाइड्रोजन का हीलियम में लगातार परिवर्तन हो रहा है, यानी अब यहां पर ऊष्मा बहुत अधिक विमुक्त हो रही है। तो यह जो तारा है, यह जो गैसीय पिंड है, यह क्या है? प्रकाशवान है। यह गैसीय पिंड क्या है? अपनी खुद की ऊष्मा से, जहां नाभिकीय संलयन के माध्यम से
हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होने की वजह से बहुत तीव्र गति में जो या बहुत तीव्र मात्रा में जो ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, ऊष्मा विमुक्त हो रही है, इससे यह जो तारा है इसका पूर्ण तारे का निर्माण होता है यहाँ, और इसमें बहुत अधिक प्रकाश होता है। ये कैसा तारा है? प्रकाशवान है। तो ध्यान क्या रखना है, तारों की खास विशेषताएं क्या है? इनके भीतर गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो बादल हैं, ध्यान रखिएगा, स्टेलर नर्सरी बादल हैं, इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण की, इन बादलों में गुरुत्वाकर्षण की लगातार मात्रा बढ़ने से ये बादल संकुचित होते हैं। शुरू में तो इसमें आद्य तारे का निर्माण होता है। क्यों? नाभिकीय संलयन की क्रिया के माध्यम से हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। शुरू में आद्य तारे का निर्माण होता है, लगातार जो गुरुत्वाकर्षण की मात्रा बढ़ती जाती है तो इनके बीच में छोटे छोटे जो अणु परमाणु हैं, इनके बीच में जो टक्कर है, ध्यान रखिएगा, परमाणुओं के बीच की जो टक्कर है लगातार बढ़ती जाती है। इनके बीच में टक्कर बढ़ने की वजह से हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन बहुत तीव्र हो जाता है। लगातार हाइड्रोजन के अणु हीलियम में परिवर्तित होते हैं, जिससे बहुत तीव्र गति में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, और तारे क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं, और यह पूर्ण तारे के रूप में बनकर तैयार हो जाता है। हमने बात की आद्य तारे की, फिर हमने बात की पूर्ण तारे की। तारे की खास विशेषताओं में आपको क्या ध्यान रखना है? तारे वे गैसीय पिंड हैं जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, प्रकाशवान रहते हैं। तो ये क्या है? ये तारे की खास विशेषताएं हैं, और तारों के माध्यम से अन्य सभी ग्रह भी क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं। सूर्य एक तारा है, और सूर्य के प्रकाश की वजह से अन्य ग्रह प्रकाशित होते हैं। ठीक है, तो सूर्य के बारे में ध्यान रखें, या तारे के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है? वह खगोलीय पिंड जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है तारा कहलाता है। ठीक है, ये हमने किसके बारे में पढ़ा? तारों के बारे में पढ़ा। इंपॉर्टेंट बात, हमने समझा किसे? तारे को। क्या है तारा क्या है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, गैसीय, वह गैसीय पिंड जो अपने प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है तारा कहलाता है। सूर्य भी एक तारा है। जो सूर्य है उसके आसपास जितने भी ग्रह हैं, खासकर 8 ग्रह, ध्यान रखिएगा, सूर्य 8 ग्रहों के साथ मिलकर सौरमंडल का निर्माण करता है, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि आखिर सौरमंडल क्या है। ठीक है, हम समझने की कोशिश करेंगे कि सौरमंडल किसे कहते हैं। ठीक है, जानेंगे सौरमंडल को। सौरमंडल में सूर्य के साथ अन्य 8 ग्रहों को और उन ग्रहों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उस एक ग्रह में सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण ग्रह है जहां पर जीवन संभव है, वह है पृथ्वी, और उसी पृथ्वी में हम निवास कर रहे हैं। तो पृथ्वी को समझने के लिए, सौरमंडल को समझने के लिए हम कहां पर आए हैं? ब्रह्मांड पर। ब्रह्मांड के बाद हम कहां गए? आकाशगंगा को समझ रहे हैं। आकाशगंगा के बारे में के बाद हम क्या पढ़ रहे हैं? तारे का जन्म और तारों का विकास। अभी तो हमने देखा क्या कि पूर्ण तारे का निर्माण हो गया, लेकिन पूर्ण तारे के बाद भी तारों की जो अवस्था है, इनका जो जीवन चक्र है, यह परिवर्तित होता रहता है, यह बदलता रहता है। ठीक है, अब ध्यान क्या रखना है कि जो आद्य तारे या प्रोटोस्टार या आदि तारे की हम बात कर रहे थे, आदि तारे के बाद तारे का जो अगला जीवन चक्र है, उसमें जो तारा है वह पूर्ण तारे के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आप ध्यान रखें कि वह पूर्ण तारे के रूप में जाना जाता है। तारे के कलर के आधार पर तारों को 3 प्रकारों में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले, यदि तारा आपको नीला दिखाई दे रहा है या सफेद दिखाई दे रहा है, ध्यान रखिए, आपको तो बहुत आसानी से दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये टेलीस्कोप के माध्यम से, कुछ क्षमता वाले जो टेलीस्कोप है, इनके माध्यम से तारों को देखा जाता है। तो जब यदि तारा नीला और सफेद दिखाई दे तो उसे हम युवा तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? युवा तारा। जब तारे का कलर कैसा हो, ध्यान रखिएगा, नारंगी हो या पीला हो, पीला या नारंगी हो, तो इसे हम प्रौढ़ तारा कहते हैं, प्रौढ़ तारा। ठीक, और जब तारे का कलर लाल हो, जब तारे का कलर लाल हो तो हम इसे वृद्ध तारा कहते हैं। जो सूर्य है वह प्रौढ़ तारा है क्योंकि इसका कलर क्या है? पीला है। इसका कलर क्या है? नारंगी सा आपको दिखाई देगा। ठीक है, ठीक, ये तो हमने बात की तारों की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में। देखिए, जब यह पूर्ण तारा बनकर निर्मित हुआ, अभी एक स्थिति तो यह भी आएगी
जब पूरा का पूरा जो हाइड्रोजन है वह किस में परिवर्तित हो जाएगा? हीलियम में। पूरे के पूरे तारे के भी 3 हिस्से हैं, इसके जो क्रोड में हाइड्रोजन है वह पूरा हाइड्रोजन किस में परिवर्तित हो गया? हीलियम में। अब चूंकि पूरा हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो गया, यानी अब यहां एक भी हाइड्रोजन ऐसा नहीं है, ये आप कह सकते हैं कि ना की मात्रा में हाइड्रोजन बचा है जो अब हीलियम में परिवर्तित होगा। यानी जो नाभिकीय संलयन की क्रिया अभी चल रही थी, जिसकी वजह से बहुत अधिक प्रकाश उत्सर्जित हो रहा था, वह नाभिकीय संलयन की क्रिया यहां पर क्या हो गई? मंद पड़ गई, कम पड़ गई। क्यों? क्योंकि अब हाइड्रोजन, इस पूरे तारे के केंद्र में जो हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो रहा था वह लगभग समाप्त होने वाला है। पूरे हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो गया? इसके न्यूक्लियर में, इसके नाभिक में हीलियम में कन्वर्ट हो गया। तो जो प्रकाश है वह क्या हो रहा है? प्रकाश की मात्रा अब क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे ही प्रकाश की मात्रा कम होगी, इसका मतलब यह क्या है कि अब तारे का अंतिम समय आ गया है। ठीक है, जब हाइड्रोजन पूरी तरीके से हीलियम में परिवर्तित हो जाता है तो तारे का जो क्रोड है, जिसका केंद्र है, जिसका नाभिक है, यह ठोस में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका जो क्रोड है, भीतरी हिस्सा, ये किस में परिवर्तित हो जाता है? ठोस में परिवर्तित हो जाता है। ठोस में भी खास तौर से कौन सी धातुएं? ध्यान रखिएगा, कौन सी धातुएं? आयरन, Fe। ठीक है, Fe लौह तत्वों की प्रबलता होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जब इस प्रकार से अंत में इसका जो नाभिक है या इसका जो क्रोड, ध्यान रखिएगा, तारे का क्रोड ठोस में परिवर्तित हो जाए, उसके बाद अंत में तारे की मृत्यु हो जाती है। ठीक, ध्यान क्या रखना है? लाल तारे के बाद इसे हम दानव तारे के रूप में भी जानते हैं। जो लाल तारा है इसे क्या कहते हैं हम? दानव तारा। लाल तारे को जानते हैं दानव तारे के रूप में। एक ऐसी स्थिति आती है जब दानव तारा में लगातार, ध्यान रखें, क्या है? गुरुत्वाकर्षण, इसका जो भीतरी हिस्सा है, क्या? गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से अंदर ही अंदर संकुचित होता है। जैसे ही दानव तारे का भीतरी हिस्सा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से अंदर ही अंदर संकुचित होता है, तो इसका बाहरी हिस्सा भी अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर क्या होता है? संकुचित हो जाता है। तो इस वजह से जैसे ही ये अंदर संकुचित हो गया तो लोग कह देते हैं कि क्या हो गया? ब्लैक होल देखने को मिला। ठीक है, और आकाश गंगा में भी ध्यान रखिए, जो आकाश गंगा है, आकाश गंगा का जो केंद्र है, जहां पर बहुत अधिक गुरुत्वाकर्षण क्षमता होती है जो खींच लेती है वस्तुओं को, ऐसा माना जाता है कि आकाश गंगा के केंद्र में क्या होता है? ब्लैक होल होता है। ठीक है, तो कृष्ण विवर की जो आपने अवधारणा सुनी होगी वह किससे जुड़ी हुई है? वह तारों से जुड़ी हुई है। ठीक, इस तरीके से हमने तारों के जीवन चक्र के बारे में समझने की कोशिश की कि कैसे जो बादल है, ध्यान रखिएगा, बादलों में लगातार गुरुत्वाकर्षण की मात्रा बढ़ने से, गुरुत्वाकर्षण के बढ़ने से जैसे बादलों के भीतर कैसे संकुचन होता है, इनका संकेंद्रण होता है, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होता है, ऊष्मा बहुत अधिक विमुक्त होती है नाभिकीय संलयन की क्रिया के फलस्वरूप, और सबसे शुरुआत में आद्य तारा, फिर बाद में लगातार हीलियम के हाइड्रोजन के हीलियम में परिवर्तन होने की वजह से बीच में पूर्ण तारा बनता है। खासतौर पर आप कह सकते हैं कि ये तारे की सबसे बेहतरीन अवस्था है जब यह पूर्ण तारे के रूप में जाना जाता है। फिर लगातार जब ऐसी स्थिति आती है, ऐसी दशा आती है कि क्रोड में जो हाइड्रोजन है वह पूरी तरीके से हीलियम में परिवर्तित हो गया, तो वहां क्रोड ठोस हो जाता है और इसके बाद अंत में धीरे धीरे प्रोसेस चलती रहती है, ऊष्मा कम विमुक्त हो पाती है और इस तरीके से तारे की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, लेकिन मृत्यु होकर भी तारा उसी आकाशगंगा में आगे क्या हो रहा है होता है, चल रहा होता है। ध्यान रखिएगा, मृत्यु होने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि अब तारा खत्म हो गया। अब वह किसी अलग पिंड के रूप में, कई बार ब्लैक होल के रूप में, कई बार अन्य चीजों के रूप में कार्य करता रहता है। ठीक है, लेकिन अंत में जो बात कर रहे हैं हम हाइड्रोजन हीलियम की बात, जब लगातार तारे में संकुचन होगा, ये इसके क्रोड का लगातार संकुचन हो रहा है, संकुचन के बाद ये क्या होगा, इसमें भीतर, इसके भीतर विस्फोट होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या समझा, तारों की उत्पत्ति कैसे होती है और तारों का विकास कैसे होता है। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम समझेंगे सौर मंडल के बारे में और कुछ खास डेफिनेशन के बारे में, जैसे क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, खगोलीय पिंड क्या होते हैं, ग्रह क्या होते हैं। ठीक है, इन्हें जानने की कोशिश हम करेंगे।
तो तब तक आप पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।